Hi guys, I'm Shujat. Welcome to Learning Sessions. आज हम बात करेंगे फ्लेबोटॉमी के बारे में। फ्लेबोटॉमी क्या होता है, फ्लेबोटॉमी क्यों इम्पॉर्टेंट है, फ्लेबोटॉमी की कैसे जाती है। हमारे ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें। फ्लेबोटॉमी क्या होता है, फ्लेबोटॉमी क्यों इम्पॉर्टेंट है और फ्लेबोटॉमी परफॉर्म कैसे कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज़ फ्लेबोटॉमी। फ्लेबोटॉमी का मतलब क्या होता है। फ्लेबोटॉमी जो है इज ए प्रोसेस ऑफ ड्राइंग ऑफ ब्लड, यानी कि जो हम पेशेंट से खून निकालते हैं उसको हम फ्लेबोटॉमी बोलते हैं। ठीक है, जो हम पेशेंट का ब्लड निकाल देते हैं, ब्लड जो हम विड्रॉ करते हैं, ब्लड विड्रॉ किसके लिए, फॉर ब्लड टेस्टिंग के लिए, उसको हम बोलते हैं फ्लेबोटॉमी। ठीक है, इसके अलावा जो हम भी सैम्पल्स कलेक्ट कर लेते हैं सबको हम फ्लेबोटॉमी में ही कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, और फ्लेबोटॉमी जो करता है उसको हम बोलते हैं फ्लेबोटॉमिस्ट, और ये एक यूनिक, एक एसेंशियल स्किल प्रोफेशन है हेल्थ केयर सेक्टर में। और ये इसलिए एसेंशियल हैं बिकॉज इसी फ्लेबोटॉमी की वजह से एक पेशेंट की डिजीज़ डायग्नोसिस हो जाती है। फ्लेबोटॉमी जो प्रोसीजर है वो ब्लड टेस्टिंग में प्री एनालिटिकल प्रोसीजर में आता है, प्री एनालिटिकल प्रोसीजर में आता है। ठीक है, यानी कि एनालिसिस करने से पहले वाले प्रोसीजर में आता है। अब हम बात करेंगे ये फ्लेबोटॉमी इम्पॉर्टेंट क्यों है इतना, व्हाई इज़ फ्लेबोटॉमी इम्पॉर्टेंट। देखिए, बहुत सारे रीजंस हैं फ्लेबोटॉमी इम्पॉर्टेंट होने के। पहला रीज़न ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें मदद करता है, हेल्प करता है बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने में, डायग्नोस करने में, जिसमें इन्फेक्शंस, एनीमिया, कैंसर या और भी कई तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बॉडी में। तो हम फ्लेबोटॉमी की वजह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर लेते हैं तो उसमें भी हमें फ्लेबोटॉमिस्ट का रोल जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा, रिसर्च पर्पज़ के लिए जो भी रिसर्च हम करते हैं ह्यूमन काइंड के लिए, डेवलपमेंट ऑफ लाइक फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन के लिए बात कर लेते हैं हम। ठीक है, उसमें से हम रिसर्च कर लेते हैं, तो उसमें जो रिसर्च होती है उसमें भी फ्लेबोटॉमिस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और ये वहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है। क्या डिफरेंट तरीक़े होते हैं जिससे हम फ्लेबोटॉमी कर लेते हैं। ठीक है, देखिए फ्लेबोटॉमी का मतलब जैसे मैंने आपको बता दिया डायरेक्टली ब्लड कलेक्ट करना होता है। ठीक है, लेकिन ये ब्लड जो है ना अलग अलग तरीके से कलेक्ट किया जाता है। सबसे पहला और जो बहुत कॉमन है जिसको हम बोलते हैं वेनिपंक्चर, जिसमें हम क्या करते हैं, हम एक वेन को प्रिक कर लेते हैं और वहाँ से ब्लड निकाल देते हैं। ठीक है, अब उसको हम बोलते हैं वेनिपंक्चर। ये सिंपली हम लोग कॉमनली कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, ये मान लेते हैं ये हमारी बॉडी के वेन्स हैं। ठीक है, तो हमारे फ्लेबोटॉमिस्ट को अगर यहाँ पे वेन आइडेंटिफाई हुआ है तो वो यहाँ पे आराम से नीडल प्रिक करके इसमें ब्लड कलेक्ट करेगा। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो एरिया होता है हमारा, ये डाइवर्जन वाला एरिया, डाइवर्जन वाले एरिया में हम लोग प्रिक नहीं करना चाहिए, उसको हमें अवॉइड ही करना चाहिए। और मोस्टली जो मीडियन क्यूबाइटल वाला एरिया होता है उसमें हम लोग प्रिक कर लेते हैं। बहुत इजीली एक्सेसिबल वेन जो आपके पास होगी हम उसी को करेंगे प्रिक हमेशा से। दूसरा होता है फिंगर स्टिक, यानी कि फिंगर को हम प्रिक कर लेते हैं जब हमें BTCT यानी कि ब्लीडिंग टाइम या क्लॉटिंग टाइम जैसे टेस्ट करने होते हैं ना। ठीक है, तो उस केस में हम फिंगर को प्रिक कर लेते हैं ब्लड निकालने के लिए, तो उसमें ब्लीडिंग देखते हैं कितनी देर के लिए की जाती है। तीसरा होता है हील स्टिक। अब उसमें हम क्या करते हैं, जो हील होता है, ठीक है, अब हम हील को ही क्या करते हैं, हील में हम इन्हें प्रिक कर लेते हैं। और ये हील प्रिक यूजुअली इन्फेंट्स में किया जाता है, यानी कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें, बिकॉज उनमें बहुत पतली थिन वेन्स होती हैं, तो इसलिए हम लोग इनको हील से प्रिक कर लेते हैं, वहाँ पर हमें वेन ईजिली मिल जाती है। अब फ्लेबोटॉमी परफॉर्म कैसे की जाती है, उसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, हर एक स्टेप को थोड़ा सा हम पढ़ेंगे इसके बारे में। सबसे पहला क्या होता है, देखिए सबसे पहले हमारे पास आइडेंटिफाई पेशेंट को करना है और उनका कॉन्सेंट लेना है। हमें पेशेंट को बताना है कि क्या हम आपका टेस्ट करने जा रहे हैं, आपने ये वाला टेस्ट करवाया तो वो चिप्स करवाना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा हम लोग करेंगे, हमें प्रिपेयर द इक्विपमेंट्स करना होता है। जैसे हमारे पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए, हमारे पास कॉटन होना चाहिए, कॉटन स्वैब होना चाहिए, हमारे पास टर्निकेट होना चाहिए, हमारे पास ग्लव्स होने चाहिए, हमारे पास सैनिटाइज़र होना चाहिए, हमारे पास प्रिकिंग के लिए नीडल होनी चाहिए,
हमारे पास वैक्यूटेनर होना चाहिए, या सिरिंज से अगर करते हैं सिरिंज होना चाहिए, हमारे पास वायल्स होनी चाहिए, स्पेसिफिक वायल्स याद रख लेना, कौन सा टेस्ट करना है उसके लिए स्पेसिफिक वायल्स हैं, ये हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। हमारे पास सैनिटाइज़र होना चाहिए, हमारे पास ड्राई कॉटन होना चाहिए, और हमारे पास जो हम बैंड एड लगाते हैं बाद में वो भी हमारे पास होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास मार्कर होना चाहिए, हमारे पास TRF फॉर्म और ये मार्कर लेबल करने के लिए बारकोड्स होने चाहिए, पेन होना चाहिए जिससे हम TRF फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास मैंडेटरी होते हैं, और एक स्किलफुल फ्लैबोटॉमिस्ट होना चाहिए। उसके बाद से हम वेन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब वेन को आइडेंटिफाई करना बहुत सिंपल सा तरीका होता है। आप ग्लव्स पहनेंगे, ठीक है, ग्लव्स पहनने के बाद आप वेन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। याद रखिए जो आपके ग्लव्स होते हैं वो यूजुअली नॉन स्टेराइल ग्लव्स होते हैं, तो एक ग्लव्स को आप सिर्फ एक पेशेंट पे यूज़ करेंगे, और एक ग्लव्स पहनने के बाद उसको आप स्टेराइल करेंगे, डिसइंफेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ, विद द यूज़ ऑफ जो आपके पास सैनिटाइजर्स होते हैं, उसकी मदद से आप इसको डिसइंफेक्ट करेंगे। उसके बाद से पेशेंट की वेन को आइडेंटिफाई करेंगे। वेन को आइडेंटिफाई करना प्रॉपर तरीके से बहुत ज़रूरी है। आपको फील होना चाहिए, आपको वेन दिखनी चाहिए। ब्लाइंड पर आप नहीं करेंगे, इस चीज़ का आपने समझना चाहिए। उसके बाद से क्या करते हैं, एक बार जब वेन आइडेंटिफाई हुआ तो हम लोग टर्निकेट लगाने के बाद हम वेन आइडेंटिफाई करने के बाद उसको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लगा लेते हैं। उसके बाद से हम टर्निकेट लगाते हैं। टर्निकेट जो है ना, ये इट शुड नॉट बी अप्लाइड नॉट मोर देन 1 मिनट, 1 मिनट से ज़्यादा इसमें नहीं लगना चाहिए, ठीक है। और करीबन 3 to 4 इंचेस अबव द प्रिकिंग साइड, जहाँ पे आप प्रिक करना चाहेंगे उससे 3 से 4 इंच अबव लगना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से हम इसमें नीडल इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब नीडल इंसर्ट करने में मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ। जो हम नीडल इंसर्ट करते हैं, नीडल का जो टिप होता है, नीडल टिप, उसको हम बोलते हैं बिवेल, ठीक है। वो कुछ इस प्रकार का होता है बिवेल, ठीक है। तो वो बिवेल हमेशा ऊपर के साइड में रहना चाहिए, ठीक है। तो उससे हमें ब्लड इसीलिए अच्छे से आता है। एक बार जब हमने प्रिक कर लिया तो ब्लड जो है ना वो बॉडी में वो अपने आपकी वायल में इजीली ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर आप सिरिंज से कर लेते हैं तो आप उसको प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं, आप ब्लड खींच लेते हैं तो ब्लड उसमें आ जाता है। एक बार जब ब्लड आपने कलेक्ट कर लिया तो सबसे पहले रिमूव टर्निकेट, तो आप टर्निकेट को सबसे पहले रिमूव करेंगे। टर्निकेट रिमूव करने के बाद क्या करेंगे, आप नीडल को बाहर निकालते ही उसमें एक ड्राई कॉटन उस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। और पेशेंट को बोलेंगे हैंड को, अपने आर्म को बेंड करने के लिए। एक बार पेशेंट ने आर्म को बेंड कर लिया, ठीक है, उसके बाद से आप ब्लड जो है ना वो वाइल्स में लगाएंगे, अगर आप सिरिंज से यूज़ करते हैं। नहीं तो अगर आपने वैक्यूम से डायरेक्ट ले लिया है, जो कि बेटर वाला मेथड है, तो फिर आप उस पर लेबलिंग करेंगे। फिर हम लेबल को ब्लड सैंपल को करना ज़रूरी है। आपकी जो वायल्स होती है उसमें आपने पेशेंट का नाम, पेशेंट का एज, जेंडर, डेट ऑफ कलेक्शन DOC, ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इससे आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद से आपने क्या करना है, आपने पेशेंट से डिटेल्स लेके TRF फॉर्म को कंप्लीटली फिलअप करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। याद रखिए अगर आप HIV का सैंपल ले रहे हैं तो उस केस में आपने पेशेंट से कॉन्सेंट भी लेना चाहिए कि मैं आपका HIV टेस्ट कर रहा हूँ, या हो सकता है उन्होंने पहले भी दिया हो, इसको ज़रूरी है, ठीक है। अब उसके बाद से इसमें एक और चीज़ आती है, वो होती है बायोमेडिकल वेस्ट, यानी कि जितना सारा आपने इक्विपमेंट्स को यूज़ किया है उनको डिस्कार्ड भी तो करना है ना। तो उनको डिस्कार्ड करने के लिए एक अलग सा तरीका होता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का, जो हम आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। अब क्या होता है, कभी कभार हमारे पास डिफ़िकल्ट फ्लेबोटॉमी केस आते हैं। डिफ़िकल्ट फ्लेबोटॉमी केस में आपको बताता हूँ कि कभी कभार आपने प्रिक किया, ठीक है, रूटीन जैसे करते हैं, लेकिन ब्लड इज़ नॉट ड्रॉन, ब्लड नॉट ड्रॉन, ठीक है, उसको हम कहेंगे डिफ़िकल्ट फ्लेबोटॉमी केस। यूजुअली ये मतलब अगर हम इसको नॉर्मल कहेंगे, नॉर्मल केस में एक एक्सपर्ट फ्लेबोटॉमिस्ट के साथ ये कब होता है, तब होता है अगर पेशेंट की जो वेन्स हैं वो बहुत थिन होती है या स्लिप हो गई है, ठीक है, तो इस केस में ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर फ्लेबोटॉमिस्ट ब्लाइंड पर कर देता है, जल्दी में काम कर लेता है, ठीक है, बहुत हरी में होता है, तो डिफ़िकल्ट फ्लेबोटॉमी केसेस ऐसे आ सकते हैं। लेकिन इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसमें भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली आप ये वेन्स को ले लो, ठीक है,
आप इन वेन्स को प्रॉपर तरीके से पहले फील करो, लेट इट टेक 1 or 2 मिनट्स, इनको प्रॉपर तरीके से फील करने की कोशिश करो। जब अपने फील करने होता है तभी आप प्रिक करेंगे। जो और मेथड्स हैं जिसमें यूज़ वार्म कंप्रेस, आप क्या करेंगे, आप स्लाइड जो आपकी वेन्स है, आपका जो एरिया है, ठीक है, उसको थोड़ा सा गर्म करने की कोशिश करेंगे 1-2 बार, ठीक है, वार्म टॉवल्स या हीटिंग पैड अगर पास अवेलेबल है तो उससे करेंगे। दूसरा क्या है, यूज़ ग्रेविटी, आप उसकी जो पोजीशन होती है आर्म की उसको थोड़ा ऊपर करेंगे, ठीक है, उसको ऊपर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको वेन का एक्सेस मिल जाए। तीसरा होता है यूज़ डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स, पेशेंट के साथ थोड़ी बातचीत कर लिए, पेशेंट को इस तरह से अपने बातों में उलझाइए सो दैट उनको ऐसा ना लगे, एंग्जाइटी ना हो जाए और उनको दर्द वगैरह भी ना हो प्रिक करते समय, ठीक है। तीसरा होता है बटरफ्लाई नीडल, अगर वेन्स थिन है, बहुत ज़्यादा थिन है, ठीक है, तो उस केस में बटरफ्लाई नीडल का इस्तेमाल करेंगे सो दैट ब्लड जो है ना वो ईजिली आपके बॉडी उसमें आ सकता है। इसमें एक और चीज़ भी मैं आपको बताना ऐड ऑन करना चाहूँगा। क्या होता है कि आपके पास वेन फाइंडर होता है और उसमें आप वेन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें अगर वेन फाइंडर भी आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, कंसिडर यूजिंग ए लोकल एनेस्थेटिक, ठीक है, तो उस केस में आप पेशेंट को ये दे सकते हैं, बट ये एक बहुत रेयर वाला सीन है जो हम लोग यूजुअली नहीं कर लेते हैं। एक और चीज़ होता है मैं इसमें सीक असिस्टेंस, आप अपने सीनियर से थोड़ा सा इसके बारे में हेल्प ले सकते हैं कि हमें या किसी एक्सपर्ट नर्स या फ्लेबोटॉमिस्ट से हेल्प ले सकते हैं कि हमें इस वेन को आइडेंटिफाई करने में मदद कीजिए। मैं आपको इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे पेशेंट का ये वेन है, ठीक है, इसको आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो फाइनली जाके आपको अगर यहाँ पे वेन दिखा है, ठीक है, आपको लगा कि यहाँ पे वेन फील हो रही है, तो ये आपको भूल ना जाओ या आपको मिसप्लेस ना हो जाए, आप क्या करेंगे, जो आपके पास नीडल का जो कैप होता है, यानी कि अगर आप वैक्यूम नीडल देखेंगे उसका एक कैप होता है, ठीक है, तो उस कैप के से ना इस पे यहाँ पे आप थोड़ा सा ऐसा निशान ला के प्रेस कीजिए, तो ऐसा थोड़ा सा निशान आ जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि इसी के बीच में आपको प्रिक करना है। तो जब आप इसको सैंड डिसइंफेक्ट करेंगे, इसमें आपको लगा होगा कि यहाँ पे निशान है, तो आप उसी के बीच में प्रिक करेंगे, उसकी वजह से भी आपको ईजिली डिफिकल्ट फ्लेबोटॉमी केस हैंडल कर सकता है। बट याद रख लीजिए, डिफिकल्ट फ्लेबोटॉमी अगर आपको वेन फील नहीं होता है, आप तभी प्रिक कीजिए जब आपको पेशेंट का वेन दिख जाए। अगर आप पेशेंट से पूछ सकते हैं कि सर आपकी वेन में या मैम आपकी वेन मुझे फील नहीं हो रही है, आप किस आर्म में कलेक्ट कर पाते हैं, तो आपको लेफ्ट साइड, राइट साइड, दोनों में से कहीं पे भी जहाँ आपको वेन होती है वहाँ पे कीजिए। ब्लाइंड प्रिक यूजुअली अवॉइड कीजिए। तो लास्ट में आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा डिफिकल्ट फ्लेबोटॉमी केस है उसमें आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उसका आपको स्किल्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। आपको समझना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं या जो टेक्निक आप कर रहे हैं ये बहुत एक्सपर्ट टेक्नीशियंस के साथ भी हो सकता है, सिर्फ आपके साथ ही नहीं हो सकता है। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द न्यू